दादी जी, आपने अभी दादी जी के क्रांतिकारी उद्बोधन को सुना और इसी के साथ जिसको सुनने के लिए यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बड़े भाई बॉबी पवार जी, जिनके संघर्षों के कारण ही, उत्तराखंड के युवाओं के संघर्षों के कारण ही आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून लाया गया। यह कानून तो आ गया, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। कानून बना देना एक कोई उपाय नहीं होता, कानून के साथ साथ उसमें एक अच्छी मंशा की भी जरूरत होती है। मेरा में कानून प्राप्त हुआ वो आपके संघर्षों के कारण, तो मैं इसी क्रम में जिनको आप सुनने के लिए आए बड़े भाई बॉबी पवार जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आसिफ भाई। इस अल्मोड़ा के देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, यहाँ तो वैसे भी हमारे गुरु महाराज हैं, चितई के जो हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं, हम इस पावन धरती पर हम आए हैं और खुद उत्तराखंड में आप सभी को पता है, उत्तराखंड सब्जेक्ट सभी पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में दो देवता न्याय के देवता माने जाते हैं, एक गोलू महाराज, दूसरे मासूम महाराज। और मैं उसी धरती से हूँ, मैं उस मासूम महाराज की धरती से हूँ। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं अपने गोलू महाराज जो न्याय के देवता माने जाते हैं उस धरती पर हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजक श्री विनोद तिवारी जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अजय जोशी जी, यहाँ पर मंचासीन हमारे पूर्व राज्य दर्जाधारी मंत्री श्री बिट्टू कर्नाटक जी, आप जिलाध्यक्ष श्री एस मिश्र जी, हमारे क्रांतिकारी दादी से मैं मिल पहले बार रहा हूँ, परंतु दादी की बहुत वीडियो देखी है और दादी से वीडियो कॉल में भी बात की है जब यहाँ पर ये गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठे थे। क्रांतिकारी दादी जी और मंचासीन हमारे जितने भी सभी वरिष्ठ जो लोग हैं, हमारे सम्मानित जो लोग हैं और हमारे छात्र जो यहाँ पर उपस्थित है, जितने भी अभिभावक उपस्थित है, सभी को मेरा आदर प्रणाम, सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। आज विषय ये है कि जिस प्रकार से जो परिकल्पना हमारे राज्य आंदोलनकारी जो रहे हैं, उन लोगों ने राज्य बनाने के समय की थी। राज्य बनाने के लिए जेल गए, लाठियां खाई, गोलियां खाई। उस समय परिकल्पना क्या थी कि हमारा अपना प्रदेश होगा, हमारा अपने लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारे प्रदेश से पलायन रुकेगा। ये सारी परिकल्पना हमारे उत्तराखंड राज्य बनाने के समय थी। परंतु आज हमारा उत्तराखंड 22 वर्ष पूरे करके 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, परंतु स्थितियां आज भी जस के तस हैं। उत्तराखंड बनने से पहले इतना पलायन नहीं था जितना पलायन अभी हुआ है। उत्तराखंड बनने से पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना वर्तमान में पनप रहा है। मैं समझता हूं कि हम भी उसी साधारण से परिवार से, दूर दराज गांव से हम भी आते हैं। हमने भी 12वीं तक की शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की है, उसके बाद ही हम देहरादून गए हैं। हम समझते हैं उन माता पिता का दर्द, जो माता पिता आलू की खेती करके, टमाटर की खेती करके, गोभी की खेती करके, जो अपना पेट काट कर देहरादून, हल्द्वानी जैसे महंगे शहरों के लिए अपने बच्चे के लिए 4-4, 5-5 हजार रुपए महीने का देते हैं। हम उनके दर्द को समझते हैं कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। उनका बच्चा तो रात दिन मेहनत कर रहा है, उनके बच्चे के मेहनत में कोई कमी नहीं है। वो कोचिंग भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, लाइब्रेरी में भी बैठ रहा है, रात को 1-1, 2-2 बजे तक घर में भी पढ़ रहा है। परंतु कमी कहाँ थी? कमी हमारे सिस्टम में थी। कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ, हमारा पूरा सिस्टम ही लीक हो रखा है। ये जो लड़ाई है, हम भी जब कॉलेज में गए और उसके बाद हमने जब परीक्षाओं के फॉर्म भरे और परीक्षाएं देना शुरू किया,
देहरादून के अंदर हमने जब 2-4 फॉर्म भरे, पेपर दिए, जब आस पड़ोस से ऐसे लोग निकलने लगे, कोई जेसीबी चला रहा था, कोई ट्रक चला रहा था, उनका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो रहा था और हम उन्हें देखते रह गए। तो हमें शंका हुई, मैं आपको बताऊं तो हमें शंका हुई कि ये कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। इस शंका के आधार पर जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया, जब हमने खोजबीन शुरू की कि ये हो क्या रहा है कि एक जेसीबी चलाने वाला, एक ट्रक ड्राइवर को नौकरी पा जा रहा है और जो लाखों बच्चे जो उत्तराखंड के लाइब्रेरी और कोचिंगों में बैठे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब इसमें हमने खोजबीन की और इसमें निरंतर आगे बढ़े तो हमें ज्ञात हुआ कि उत्तराखंड में तो पेपर की बोलियां पेपर से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पहले लग जाती है। हमने उस क्षेत्र में छानबीन की जहां के ऐसे लोग निकलने शुरू हुए। जब छानबीन की तो वहां से कुछ निकला, कौन ये लोग हैं जो करवा रहे हैं, जो पेपर बेच रहे हैं। निरंतर आगे बढ़ते गए। मार्च 2018 में गांधी पार्क में एक आह्वान होता है, देहरादून के प्रदेश भर के कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के लोग आते हैं और उसमें मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। तकरीबन तब मैं कहीं 19 से 20 साल का रहा हूँ। अभी भी मेरी एज ज्यादा नहीं है, मैं 25 साल का हूँ। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई हमारे उन बड़ों द्वारा जो पीएच पास थे, टीटी पास थे, परंतु हर समय एक नंबर आधे नंबर से रुक रहे थे। उन लोगों ने जिम्मेदारी दी कि यह लड़का नेतृत्व करेगा। हमने उनके आज्ञा को स्वीकार किया और निरंतर उन सभी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे। 26 मार्च 2018 को देहरादून में हजारों की भीड़ में हमने एक महारैली की, जो परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया गया और उसमें हजारों लोग थे और शासन हिल गया था। और आंदोलन तोड़ने की जो रणनीति होती है उसमें भी क्या किया गया, शासन प्रशासन ने कुछ अपने लोग भेजकर वहां पर पथराव कर दिया गया। यह 18 की बात कर रहा हूँ। और वहां पर भी भीड़ तितर बितर हुई, लाठीचार्ज हुए, हमारे 8 से 10 लोग हॉस्पिटलाइज हुए। फिर ये निरंतर संघर्ष जब आगे बढ़ता गया तो बहुत सी चीजें सामने आने लगी। आज जरूरत है इस भ्रष्टाचार से पार पाने की, आज जरूरत है इस पहाड़ को बचाने की, आज जरूरत है इस उत्तराखंड को बचाने की। और वो कौन बचा सकता है? वो आप और हम लोग बचा सकते हैं। हम किताबों में पढ़ते हैं, हम एक दूसरे से कहते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में भगत सिंह जी थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो मैं कहता हूं कि भगत सिंह, आप इन सब चेहरों के अंदर भगत सिंह हैं, आप सभी के अंदर महात्मा गांधी जी हैं, आप सभी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, परंतु उन अंदर जो है उन्हें जगाने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि जो ये पीड़ा है, ये आज पीड़ा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं रह गई है, ये पीड़ा छात्रों की है, उनके अभिभावकों की है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकारों द्वारा, देखिए सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या सरकार चाहे किसी अन्य दल की रही हो, जो भी सरकार रही हो जिन्होंने गलत किया है उसकी सीबीआई जांच के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम और आप जब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो ये लड़ाई आगे बढ़ पाएगी। इस अल्मोड़ा की पावन धरती पर हमारे पहुंचने का ये मतलब है कि हमारे जो तिवारी जी यहाँ पर बैठे थे, उनका आंदोलन आज 100वां दिन है। हम भी बड़े प्रभावित हुए कि राजधानी से इतने दूर बैठे हुए एक व्यक्ति जो बिना थके, बिना झुके, बिना रुके इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, तो कम से कम हमें भी उनके मनोबल बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। यहाँ के सभी युवा साथियों का निमंत्रण आया, हमने स्वीकार किया और इस पावन धरती पर पहुंचे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी आंदोलन में बहुत अच्छी बातें होती हैं। लोग आते हैं, सुनकर चले जाते हैं और फिर वहीं पे समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो भी बात हो उसे अपने अंदर समाहित करें, उस पर विचार करें
कि क्या मेरा उत्तराखंड ऐसा दिख रहा है, क्या मेरा उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। इन बिंदुओं पर आपको सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी टीम का, धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी छात्रों का और अभिभावकों का जो इतने से छोटे से कॉल पर यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार ने अभी जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसे कुचलने की जो कोशिश की, जो साजिश की, वो बड़ा ही घृणित कार्य था। उत्तराखंड के इतिहास में वो काला दिन उसे माना जाएगा कि देहरादून घंटाघर पर बैठे हजारों युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता हुई और हम सहित हमारे 13 साथियों को जो 8 दिन तक जेलों के अंदर रखा, कोई उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन साबित होगा। हमें जरूरत है आज इस भ्रष्टाचार से पार पाने की, और वो तब पा पाएंगे, पार तब करेंगे जब हम और आप मिलकर इसमें लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष चल रहा है इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सब आज यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने उस भीड़ से अपने आप को अलग किया है, और भीड़ में इंसान को ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अपने आप को यदि अलग दिखाना है, अगर अपने आप को निखारना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा हर मुद्दे पर। आपको आगे आना पड़ेगा अपने भविष्य को बचाने के लिए, और वो आप लोगों ने अच्छा काम किया कि आप लोग अलग हुए और यहाँ पर आए, आपने अपने आप को एक अलग से दिखाया है। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इतनी भाषणबाजी हो। मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि अब ये लड़ाई लंबी होने वाली है। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, जो भी उसकी मंजिल होती है, उस मंजिल को पाने के लिए एक रात दिन में कुछ नहीं होता, महीने भर में कुछ नहीं होता। एक लंबा संघर्ष और एक निरंतर संघर्ष वो मंजिल मांगती है, तब जाकर आप वहां पहुंचोगे। अब जो यहाँ पर तीनों मुद्दे थे, उत्तराखंड में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, जितनी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई है, उन परीक्षाओं की सीबीआई जांच सरकार करवाए। हमारी जो गृहमंत्रिता के साथ जो बर्बरता हुई थी उसकी सीबीआई जांच करवाए, और जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलवाए। और उत्तराखंड को बचाने के लिए जो यहाँ पर सशक्त भू कानून की जो जरूरत है, उस भू कानून को लागू करवाए। तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि धीरे धीरे ही सही, परंतु हमारा प्रदेश का युवा जाग रहा है। मैं इस दौरान काफी जगह पर गया हूँ। मैं जौनथार में गया हूँ, मैं रवाई घाटी में गया हूँ, मैं जौनपुर में गया हूँ, मैं गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में गया हूँ, और आज यहाँ पर भी आया हूँ। मुझे अंदर से जो आवाज आ रही है और जो मैं देख रहा हूँ धरातल पर कि हमारे युवा धीरे से ही सही परंतु जाग जरूर रहे हैं। पहले हमारे आंदोलनकारियों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी गई थी, परंतु मैं कहना चाहता हूँ ये संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा कि जो ये लड़ाई है ये उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। तो ज्यादा कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं कहना नहीं चाहूंगा। अपनी इस वाणी को जो विराम कुछ पंक्तियों के साथ होता हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। अभी तो सिर्फ बुनियाद हिलने लगी है, अभी तो सिर्फ बुनियाद हिलने लगी है। कोशिश हमारी है ये दीवार भी हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।